हेलो एवरीवन, आई एम तनुजा, योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल पे जाइए और इन वीडियोस को ज़रूर देखिए इससे पहले। तो हम आगे बढ़ते हैं आज पार्ट 3 के साथ। इसमें हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, मतलब थर्मोडायनामिक्स में कितने टाइप की प्रोसेस हो सकती हैं और ये डिपेंड करती हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे। तो अब हम इसके बेसिस पे देखते हैं इनके टाइप्स। पहली प्रोसेस है हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक मतलब होता है जिसमें प्रेशर विल बी कांस्टेंट। तो ऐसी प्रोसेस जिनमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इन प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो दैट मीन्स डेल्टा पी जो होगा वो आएगा आपका 0। प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा पी 0 आता है। अब इसमें कुछ ग्राफ देख लेते हैं। पहला ग्राफ है P वर्सेस V का। ये है P और ये है V। अब हमारी इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P। देखिए यहाँ पे जो P है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो P और V का ग्राफ क्या हो जाएगा, इसमें जो प्रेशर रहेगा वो नहीं इंक्रीज होगा, जबकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर सिर्फ इसी पॉइंट पे इस पॉइंट पे ही है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब सेकंड आएगा हमारा V वर्सेस T का ग्राफ। ये है V और ये है T। इसके लिए हम एक बार आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, ये वाली। देखिए PV इज इक्वल टू nRT है और हमें V और T के बीच में ग्राफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। P इज इक्वल टू nR अपॉन P इंटू T, यानी कि ये पूरा टर्म क्या है, nR अपॉन P हमारा कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू KT। तो ये कैसा ग्राफ आ जाएगा, ओरिजिन से पास होते हुए, तो V और T का ग्राफ ऐसे आ जाएगा। देन है हमारे पास P वर्सेस T का ग्राफ। P वर्सेस T में क्या होगा, अगेन सेम, टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रेशर विल बी कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप ग्राफ को अप्रोच करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन से टर्म्स कांस्टेंट हैं और कौन से टर्म वेरिएबल हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अगली प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब होता है वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसमें जो डेल्टा V आता है, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे। देखिए पहला है P वर्सेस V का ग्राफ। आइसोकोरिक है, दैट मीन्स वॉल्यूम क्या है, इसमें कांस्टेंट है। इस y एक्सिस पे प्रेशर है और x एक्सिस पे आपका वॉल्यूम है। तो सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके का, जिसमें वॉल्यूम सिर्फ इस पॉइंट पे है, मतलब इनिशियल और फाइनल सेम पॉइंट है, और प्रेशर का इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे P इनिशियल और ये है P फाइनल। अगला ग्राफ है V वर्सेस T का। एक बार आइडियल गैस इक्वेशन लिख लेते हैं। PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा, हमें आइडियल गैस की जरूरत नहीं है, इसमें वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा ग्राफ। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट, और यहाँ पे भी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अगला ग्राफ है V वर्सेस T का। ये V है और ये T है, तो ये ग्राफ हो गया आपका। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें भी वॉल्यूम, सेम चीज़ है दोनों। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं अब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें आपका टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब, थर्म मतलब हीट, दैट मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो आइसोथर्मल मतलब हो जाएगा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T हो जाएगा आपका 0।
इसमें कुछ ग्राफ्स पढ़ लेते हैं एक बार। P वर्सेस V, देखिए PV इज इक्वल टू nRT, और आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और N हम 1 मोल के लिए बात करते हैं, तो PV इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, हाइपरबोला। ठीक है, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। अगला है V वर्सेस T, अगेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो कैसा हो जाएगा ये, इस तरीके से। अगला है P वर्सेस T, यहाँ पे भी सेम चीज है, आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ को अप्रोच करना है। अगला देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, देखिए आपके पास मान लीजिए कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे ये एक साइकिल बन रही है A, B एंड C, और आपसे बोला जाए ये पहचानो कि क्या ये आपका साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हम क्या बोलेंगे, एक पॉइंट से अगर कोई प्रोसेस शुरू हो रही है, दोबारा उसी पॉइंट पे जाके वो खत्म होगी और एक लूप या रिंग को फॉर्म करती है, तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो ए था हमारा, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट, यहाँ से ये प्रोसेस शुरू हुई, बी पे गई, बी से सी पे, सी से ए पे, तो यहाँ पे एक साइकिल तो बनी, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट आपका सेम है, और इसके अलावा इसमें रिंग फॉर्म हो रहा है या लूप फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ए से बी पे जाने पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे बी से सी जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो इन दोनों टर्म्स को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा, मान लीजिए ए पॉइंट से कोई प्रोसेस शुरू हुई, ये गई बी पे और बी से वापस से ये आई ए पे, तो क्या ये अब साइक्लिक प्रोसेस है, क्वेश्चन ये है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है। ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिंग फॉर्म नहीं हुआ है, कोई लूप फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम एंड रिंग या लूप इज फॉर्म्ड, तो उन प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसका बाद में हम सीखेंगे इसमें वर्क डन कैसे निकाला जाता है, कितना काम किया गया है साइक्लिक प्रोसेस में। अब एक चीज़ और, हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ा था, इसमें अगर आप निकालने जाएंगे स्टेट फंक्शन के बारे में, तो इसमें जो स्टेट फंक्शन होता है ना, डेल्टा ऑफ स्टेट फंक्शन, वो आता है 0। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा एच ये 0 है, डेल्टा यू ये 0 है, तो इस तरीके से जितनी भी आपके स्टेट फंक्शन है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा ए, सब 0 हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो बात रही साइक्लिक प्रोसेस की। अब आगे देखते हैं, अगली प्रोसेस है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक मतलब होता है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो नो हीट इज ट्रांसफर्ड। यानी कि यहाँ पे Q इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और हम डेल्टा क्यू नहीं लिखते हैं क्योंकि क्यू क्या होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, तो नो हीट इज ट्रांसफर्ड, यहाँ पे क्यू आ जाता है 0। अब क्यू तो पाथ फंक्शन है, तो इसके लिए हम ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद देखते हैं हम अपनी अगली प्रोसेस, जो कि है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। देखो, आपके पास एक बीकर रखा हुआ है और ऊपर से आप जो ये पिस्टन है इसको हम बोलते हैं पिस्टन। अगर ये पिस्टन पे हम जोर लगाएंगे, मतलब नीचे को हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से देखना, नीचे को जब हम इस पिस्टन को प्रेस करते हैं तो ये गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। दैट मीन्स ऊपर का जो प्रेशर है, मतलब जो बाहर से इस पे प्रेशर पड़ रहा है, वो प्रेशर क्या होगा, पी एक्सटर्नल। ये क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है। अब गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में टकराते हैं, जिससे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो जैसे ही वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, गैस जितना ज्यादा रैंडम मूवमेंट करती है वो बाहर को निकलने की कोशिश करती हैं। तो जो गैस प्रेशर लगाती हैं वो अपवर्ड प्रेशर लगाती हैं इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं पी इंटरनल। इस प्रेशर को बोला जाता है पी इंटरनल। और जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है ये, इसको हम बोलते हैं पी एक्सटर्नल, जो सराउंडिंग लगा रहा है सिस्टम पे। और सिस्टम जो सराउंडिंग पे लगाता है उसको बोलते हैं पी इंटरनल, क्योंकि इंटरनली गैस पार्टिकल्स की वजह से, गैस मॉलिक्यूल की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अब देखिए, जैसे ही अगर मैं बात करूं, ये ग्राफ है आपका रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये वाला है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर देखिए मेरा इफ P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल, मतलब जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा था उतना ही नीचे से लग रहा है, तो वो अपोज करेगा कंप्रेस होने के लिए या एक्सपैंड होने के लिए। तो उस केस में ना कंप्रेशन होगा ना एक्सपेंशन होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल है, तो नो चेंज इन पिस्टन, और ये दोनों केसेस के लिए फॉलो होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। अब चेंज कब होगा, या तो P एक्सटर्नल ज्यादा हो या तो P इंटरनल ज्यादा हो, तब आपका चेंज आएगा। अब हम समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। पहले इरिवर्सिबल समझ लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल मतलब जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अगर आपने ऊपर से बहुत बड़ा सा इसमें कोई वेट रख दिया एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने के लिए, एक आपने वेट रख दिया इस पर बहुत ज़्यादा, तो जो पिस्टन है वो अचानक नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये फास्ट प्रोसेस है, वन स्टेप प्रोसेस है। और अब इसको आप रिवर्स तभी कर सकते हो जब आप उस वेट को हटाओगे। दैट मीन्स हम इसको इजीली रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और अगली चीज़, इसमें जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी आ रही है वो इक्वल स्पीड से, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे कब अचीव होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, फास्ट प्रोसेस है, एंड वन स्टेप प्रोसेस। वन स्टेप प्रोसेस मतलब आपने वेट रखा, वो नीचे कंप्रेस हो गया। अगला पॉइंट हम बोल सकते हैं एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, और इसको हम बोल सकते हैं कैन नॉट बी रिवर्स इजीली।
अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम is achieved at initial and final state only, है ना। और एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये रियल प्रोसेस होती हैं। ठीक है, वन स्टेप है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे होती है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, और रियल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल की। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा वेट रखा, ठीक है, फिर आपने धीरे धीरे करके इस वेट को बढ़ा लिया। जैसे मैं यहीं पे पास में एक और डायग्राम बना रही हूं, पहले मान लीजिए जो भी ये वेट था, आपने बहुत थोड़ा सा वेट और बढ़ाया, फिर थोड़ा सा वेट और बढ़ाया, तो ऐसे करके आप थोड़ा 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 करके वेट बढ़ाते चले गए। तो ये जो पिस्टन होगा ना, धीरे 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 करके नीचे आएगा। दैट मीन्स जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और इसमें जो प्रेशर है वो चेंज होते रहता है। अगली चीज, इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा वो हर एक स्टेट पे आपको मिलेगा। जैसे आपने थोड़ा सा ऊपर से वेट रखा, वो नीचे गया पिस्टन, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम, फिर आपने वेट रखा, फिर वो नीचे गया, फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, वन स्टेप नहीं है, और बहुत स्लो प्रोसेस है। और ये रियल लाइफ में वैसे जनरली आपको मिलती नहीं है, आपको ये एक्सपेरिमेंटली ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने वेट क्या कर दिया, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया वेट। मान लीजिए आपने इतना बल्क रख दिया, धीरे धीरे करके आपने वेट बढ़ा दिया। अब जो इक्विलिब्रियम होता है ना यहाँ पे, वो आपको मिलता है हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे, धीरे धीरे करके ये प्रोसेस बढ़ती है। तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, स्लो प्रोसेस एंड मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप प्रोसेस। अगला पॉइंट में लिख सकती हूँ कि एट वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर अगला मैं लिख सकती हूँ कि कैन बी रिवर्स्ड इजीली अगला पॉइंट में लिख सकती हूँ कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड at every stage of the process. Or they are ideal process. And one important point, जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स होता है, इनके बीच में इसमें डिफरेंस होता है बहुत कम, और इसमें डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, जो अपोज कर रहा है, इज वेरी लेस। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स and opposing force is large.
तो ये थी आपकी कुछ बेसिक डिफरेंस, आगे आप इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।